सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे इंटरव्यू की जो सीरीज़ है वो लगातार आ रही है और हम आपको कभी कभार शिक्षक से, कभी कभार कोई व्यक्ति अगर पुलिस में उससे, कभी कभार एसआई से, हर व्यक्ति से मिला रहे हैं जिससे क्या आप इनसे प्रेरित हों और अपनी तैयारी को बेस्ट देखें। इसके अलावा आज हमारे साथ जो हैं वो विवेक दुबे सर हैं, जो वर्तमान में टीचर हैं और कहते हैं जो शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। तो आज हम सर से पूछेंगे कि सर का कैसे क्या तैयारी की और कैसे क्या रहता। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हाँ सर, तो आप अपना ये बताइए कि आपका 10th के सब्जेक्ट से था? 10th में जनरली सभी सामान्य विषय रहते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ये सभी सब विषय रहे थे हमारे। जी सर। सर आपका 10th में परसेंट कितना था? एक्चुअली थ्रू आउट माई मेरा जो एकेडमिक करियर है सभी में मेरा सेकंड रहा है। एंड आफ्टर ऑल इसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ कॉलेज में, देन आई स्टार्टेड हार्ड वर्किंग उसके बाद मेरा फर्स्ट डिवीज़न ग्रो करने लगा है। तो यही रहा मेरा करियर फाइनली। अच्छा सर, आपका सर 12th के सब्जेक्ट से था? 12th में मैं बायोलॉजी से किया था मैंने। उसके बाद मैंने आर्ट्स ले लिया और आर्ट्स के बाद फिर मैंने एमए इंग्लिश किया, एमए इन MSW भी किया, मास्टर इन सोशल वर्क एंड एमए सोशोलॉजी। तो ट्रिपल एमए कहूँगा मैं। यस सर, आपने डीएड किया था कि बीएड किया था? पहले ऑफ कोर्स मैंने सिक्योरिटी के लिए डीएड किया था ताकि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए। फिर आगे चल के मुझे मालूम पड़ा कि बीएड से भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो फिर मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया। सर, आप किस ईयर में आपकी जॉइनिंग हुई थी? 2013 में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी और मैं यहीं पर भिंड में ही पदस्थ हूँ, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बवेड़ी में। जी सर। तो सर आपने डीएड कर लिया था, फिर बीएड। हाँ, और बीएड तो आजकल ये देखते हैं कि सभी मान हो चुका है। हाँ, बीएड मान्य है, डीएड भी की अपनी एक अलग वैल्यू है, बीएड की एक अपनी अलग वैल्यू है। बीएड करने के बाद आपको एक तरह फील्ड बढ़ जाता है, आप हायर सेकेंडरी के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। सर आपके कितने मार्क्स थे? वर्ग 2 में थे ना आप? तो कितने मार्क्स थे उसमें? उस समय मेरे 113 नंबर आए थे मेरे। 113 नंबर तो काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं। तो इसके अलावा सर आपने जब ये आपका जो 2013 में वर्ग 2 में हो गया था, इसके अलावा आपने इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, इससे पहले भी मैं वर्ग 2 में ही था। गंज बसोदा मेरा सिलेक्शन हुआ था 2008 की परीक्षा में और वहाँ पर मैंने लगभग 2.5 वर्ष बिताया और उसके बाद मैंने ये परीक्षा दी। और इसके पहले भी मेरा एक और सिलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में। उसके बाद चूँकि टीचिंग फैमिली पूरी बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का है, माता पिता दोनों टीचर्स रहे हैं, तो मेरा एक आकर्षण था कि मैं टीचिंग में जाऊं। सो आई जस्ट ट्राइड इट एंड गॉट इट। जी सर। सर आप अभी भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके मतलब जॉब के बाद आपने, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे टीचिंग जॉब लग जाती है तो वो क्या करते हैं, पीएससी की तैयारी करने लगते हैं, कई यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, तो इसका भी आपने दिया है क्या कभी? एक्चुअली क्या सिविल में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है और प्रयासरत रहता हूँ मैं। प्री मैंने निकाला है 2 टाइम्स, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मेरा मेंस में नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास जारी है। सर आपने इस बार भी पीएससी का प्री दिया था क्या अभी जो हुआ है? हाँ, इस बार मैंने प्री दिया है और संभवतः अच्छे नंबर आ रहे हैं मेरे कुछ सीनियर मित्र हैं उनके माध्यम से बताया जा रहा है और मैंने खुद भी आंसर चेक किए कि मेरा ऑलमोस्ट ये क्लियर है। फिर भी देखते हैं क्या रहता है। सर आप जो तैयारी करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप कोई कोचिंग भी, आपने जब उस टाइम तैयारी की थी कोचिंग लगाई थी या फिर आपने सेल्फ ही किया था पूरा? एक्चुअली क्या जो स्वाध्ययन है वो मेरे लिए सबसे बेहतर सिद्ध हुआ है। कुछ दिनों तक मैंने ज़रूर मेरे गुरु से मार्गदर्शन लिया है, लेकिन फाइनली मार्गदर्शन में उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो उसके बाद मेरा एक ग्रुप तैयार हुआ, समूह तैयार हुआ मित्रों का, तो हम लोग साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं। तर्क वितर्क के अलावा जैसे निबंध लेखन वगैरह हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से कई गतिविधियां हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं एक दूसरे के लिए। तो फाइनली हम लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं। सर आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा ठीक है या फिर व्यक्ति को कोचिंग भी लगाना चाहिए, और कोचिंग कितनी बार पढ़ना चाहिए उसे? ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या करें। हाँ, मेरे ख्याल से एक जो कोच होता है, अगर हम कोचिंग पे जाते हैं, कोई गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, बेहतर है। समय की बचत में थोड़े समय में हमें ज़्यादा मार्गदर्शन मिल जाता है, लेकिन वो केवल आपको गाइड करेगा, हाउ टू वॉक ये बताएगा आपको, फाइनली चलना तो आपको ये। तो जो मैंने शुरू से अपने बड़े सीनियर मित्र साथियों से जो सीखा है वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ना, ये ज़्यादा बेहतर है।
बजाय चूँकि साधन है तो आप ले सकते हैं, जहाँ साधन नहीं है आप उनसे कह सकते हैं कि वो ग्रुप स्टडी करें। एनसीईआरटी मैंने बेस बनाया है चूँकि, तो एनसीईआरटी के आधार पर ही वर्क कर रहा हूँ फ़िलहाल। अच्छा अच्छा। तो सर आपने जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम कितने मतलब आपने एग्ज़ाम दिए जब जॉब आपकी लगी थी उससे पहले? मैंने जब पहला एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा कुछ नंबरों से रह गया था और मैं प्रॉपर तरीके से मैच्योर भी नहीं था, चूँकि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। लेटर ऑन उसके बाद से चूँकि मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और चूँकि पीएससी के प्री की बात करें तो मेरा 2 टाइम्स प्री में हो चुका है, मेंस में नहीं हुआ है, तो प्रयासरत हूँ फ़िलहाल उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा सर एक ये क्वेश्चन है, जब जैसे 2013 में आपका 2013 में आपकी जब जॉइनिंग हुई थी उससे पहले आपने कितने एग्ज़ाम दिए थे और कब से आप तैयारी कर रहे थे? जी, तैयारी तो मेरी कॉलेज स्तर पे चालू हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि एमजीएस कॉलेज में तो प्रॉपर क्लास लगा करती थी और टीचर्स भी प्रॉपर थे उस समय गाइड करने के लिए। तो मुझे लगता था कि तैयारी का सबसे अच्छा बेहतर माध्यम वर्तमान में, अगर चूँकि कंपटीशन बढ़ गया तो स्कूल स्तर ही सबसे अच्छा है और एमपी बोर्ड ने तो अब तो एनसीईआरटी किताबों को इन्वॉल्व कर दिया सिलेबस में। तो आई थिंक स्टूडेंट को आफ्टर 10th अपना टारगेट फोकस करना चाहिए और उस पर लग जाना चाहिए। अभी सर आपने जब आपने पीएससी प्री निकाला है, ये बड़ी बात ही होती है, आपने मेंस भी दिया है, तो इसके लिए आपने क्या कोचिंग ली है या फिर आपने सेल्फ ही किया इसके लिए? नहीं, मेरी कोई कोचिंग नहीं, जैसा मैंने बताया आपको। बस मेरा एक अच्छा समूह है दोस्तों का, है ना। कुछ ऐसे मित्र हैं जो कभी उनका इंटरव्यू तक गए हैं, जनरली एक तरीके से वही मेंटर के रूप में काम करते हैं। अदरवाइज़ एक ग्रुप है, तो पर्टिकुलर कोई कोचिंग तो नहीं है हमारी। वीक में 3-4 डेज़ हम लोग मिल जाते हैं और एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं, डिस्कशन होता है कई सब्जेक्ट पर, है ना। जैसे कि आंसर राइटिंग प्रोसेस, ऐसे राइटिंग प्रोसेस चलती है एंड उसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर अस, तो वो भी करना चाहिए। सर आप कभी कभार डिमोटिवेट भी हुए हैं कभी कि जैसे एग्ज़ाम नहीं निकला है? तो ऐसे भी आया है, ये मैं सुनता रहता हूँ, तो मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं तो वो भी कभी कभी हो ही जाते हैं डिमोटिवेट। ये तो सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार, तो कंपटीशन का स्तर भी बढ़ रहा है ना। एस्पिरेंट्स भी बढ़ रहे हैं लगातार, लिटरेसी बढ़ रही तो एस्पिरेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा संभवतः सभी के साथ होता है। बस अचीवमेंट टारगेट अगर फोकस्ड है आपका, तो ये छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं, है ना, रुकावटें आती हैं, वो मैनेज की जा सकती हैं मेरे ख्याल से। तो सर एक सफल व्यक्ति जो हो जाता है, जो क्योंकि संख्या कमी रहती है इनकी, और एक असफल, इसमें अपन कैसे अंतर करेंगे? मतलब क्या अंतर है? जो वो नहीं पढ़ पाता है वो असफल ही रहता है, जो पढ़ लेता है वो सफल हो जाता है, आपकी दृष्टि से क्या है? सफल और असफल व्यक्ति के बीच में केवल एक ही डिफरेंस मैं कहूँगा कि सफल व्यक्ति वो है जो लगातार प्रयासरत है। असफल वो है जिसने कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्रेक कर लिया, उसने अपने आप को टूट गया, वो असफल हो गया। अगर वो यहाँ पर भी उठ के सामने आता है तो आई थिंक अचीवमेंट उसके आसपास ही है। बस अपने आप को मोटिवेट करे रहे वो, है ना, फिजिकली मेंटली मोटिवेट करता रहे, है ना। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है लाइफ में। अदरवाइज़ हमें फैमिली को कन्विंस करके चलना है कि एक अच्छा करियर है, अच्छा अचीवमेंट है, अच्छी सोशल लाइफ है आफ्टर अचीविंग सच काइंड ऑफ गोल्स। तो मेरे ख्याल से एक सफल व्यक्ति वही है जो प्रयासरत है हमेशा। और सर इनमें क्या अंतर होता है? जैसे मैंने देखा कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनका 1 साल में वही सिलेक्शन हो जाता है, पहली बार में निकल जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे पीएससी की बात करें कि उसमें 5-5 साल लग जाते हैं, तो उनमें दोनों में क्या अंतर है? वो क्या करते हैं ऐसा? एक्चुअली जो सफलता किसी को पहले प्रयास में मिल जाती है, वो हमें अभी दिख रहा है वो पहला प्रयास है, लेकिन उसके पीछे उसने बहुत बड़ी फाउंडेशन तैयार कर रखी है पहले से। इट मीन्स उसने टारगेट अपना बहुत पहले सेट कर रखा था, और जो समय पे टाइम उनको एक्चुअली समय पे उसने दोनों डिसाइड भी कर लिया है कि हाँ ठीक है कि अब मेरे को इस रास्ते पे चलना है। अदरवाइज़ अगर हम गोल को अपने बहुत लेट डिसाइड करते हैं तो अचीवमेंट भी उतना ही लेट मिलता है हमें आगे। सर ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास ये 2 हैं, जब से ये कोरोना चल रहा है लगभग 2 साल से, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं और काफ़ी ऑफलाइन भी है, तो बच्चों में द्वंद्व रहता है कि हम ऑनलाइन क्लास को लें कि ऑफलाइन क्लास को लें, और क्या सही है, दोनों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस वर्तमान में बेहतर विकल्प है उन छात्रों के लिए जो कभी सिटी तक नहीं आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ मल्टी स्टोरी सिटीज़ हैं, है ना, मेगा सिटीज़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोचिंग्स तक उनकी अप्रोच नहीं है, कई सारी कंडीशंस है, फाइनेंशियल सोशल कंडीशंस बनती हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस उनके घर तक पहुँच रही है, क्लासरूम उनके घर पर पहुँच रहा है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प है उनके लिए, और चूँकि अफोर्डेबल है। सही कौन सा सर, सही इसमें कौन सा रहेगा? एक्चुअली जो ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, पारंपरिक जो कक्षाएँ हैं,
उनका विकल्प तो नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, एज़ पर ऑफ माई व्यूज़, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो वो भी एक अपना एक महत्व रखती हैं। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में अपन देखें कि जैसे कोरोना की जो काल चल रहा है उस समय, तो इस समय के लिए आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर। मैंने देखा है, मैंने पूछा भी है कई लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि जैसे हम इंदौर हमें जाना नहीं है और हमें दिल्ली जाना नहीं है, तो हमारे जो पैसे हैं जो रूम लेते हैं वो बच जाते हैं और रहने का भी बच जाता है, तो यहीं से हो जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन लेते हैं तो जो बात ऑफलाइन में होती है वो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या कहना है? दोनों का अपना अपना महत्व है। जैसा मैंने बताया कि कभी कभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, नेट के माध्यम से क्लासेस उनके घर तक पहुंच रही हैं, है ना। इंटीरियर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, बैकवर्ड क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। तो लोगों का जो सफलता का दर है वो बढ़ रहा है। अब वहाँ पर किसी बड़े शहर में जाकर, मेगा सिटी में जाकर के आप वहाँ पर रहेंगे तो रहने खाने का खर्चा और भी तमाम तरह के एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, है ना। कोचिंग के हैवी चार्जेस हैं। तो ये भी तो ठीक है कि भाई आपने ऑनलाइन क्लासेस ले लिया तो सभी चीज़ों को मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा व्यू है ये है कि अब जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक कक्षाएँ हैं उनका विकल्प नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा सर, आपके दिमाग में ये कैसे रहता है, जैसे कई बच्चों के में रहता है कि मैं दरोगा की तैयारी करूँगा, सब इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, कोई सोचता है मैं डीएसपी बन जाऊँगा, कोई सोचता है आर्मी में जाऊँगा, कोई सोचता है टीचिंग जाऊँगा। ये शुरुआत से था या फिर आपने बाद में कुछ ऐसा सोचा था? I decided this job as my security purpose, कि मैं इस जॉब के लिए सिक्योर हो जाऊँ। अदरवाइज़ माई लॉन्ग टर्म इज गोल्स इज समथिंग एल्स। जैसा मैंने बताया कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। चूँकि फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं था मेरे पास शुरू से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड टू जस्ट हैव ए जॉब सिक्योरिटी। तो पहले मैंने इसके लिए सोचा, है ना। अब जो मेरा मेन गोल है मैं उसके लिए तत्पर हूँ, लगातार प्रयासरत हूँ। सर, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप कोई ऐसी बात बताओ जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको काफ़ी टाइम लगता है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो वो कैसे तैयारी करें और जॉब को प्राप्त करें? ऑफ कोर्स कोई 3 बातें आप ऐसी बता दो जो उनके लिए बहुत बेहतरीन हो, जो उनको मोटिवेट करते रहें। मैं पहले मेरे जो आदर्श हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको याद करूँगा। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी जब मैं कॉलेज समय में था, कि जब वो छोटे हुआ करते थे तो उन्होंने धनुषकोडी जगह से, उनका निवास स्थान है, गांव है तमिलनाडु का, तो वहाँ पर वो उनके माता पिता मछुआरे रहे। तो जब वो तैयार हो गए स्कूलिंग के लिए, और स्कूलिंग उन्होंने अपने लोकल में कर लिया, अब उनके यहाँ पर हाई स्कूलिंग नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि भाई माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पापा से पूछिए आप। तो पापा ने बोला कि भाई वो चिड़िया दिख रही है आपको, चूँकि समुद्री किनारा है, धनुषकोडी की बात करें तो वहाँ पर सीगल नाम के पक्षी पाए जाते हैं, समुद्री पक्षी है। तो उन्होंने, पिताजी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा वो चिड़िया दिख रही है आपको? कलाम साहब बोलते हैं हाँ यस दिख तो रही है। कि उसके वो अपने बच्चों को तब तक संभाल के रखती है जब तक कि बच्चे उड़ ना सकें। जैसे ही बच्चे उड़ने लगते हैं तो समुद्र के उस पार भी चले जाते हैं बच्चे। तो ये पिताजी ये कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उड़ सकते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर इट मीन्स इफ़ यू आर डिज़र्व फॉर दैट, अगर आप डिसाइडेड हैं, अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप रेगुलर हैं, डेफिनेटली कितने भी हर्डल्स आ जाएं आपके लिए, आपके सामने, आप उनको सभी को क्लियर कर सकते हैं आई थिंक। जी सर, तो ये आपने देखा विवेक सर ने बताया कैसे सर ने तैयारी की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कोई अगर आपको सर से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू सर।